everyone. Okay. Good morning, everybody. Good morning, Dhanvi. Good morning, Hitanshi. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Yes. Good morning, ma'am. Manmat, good morning. Good morning. Yes. Manmat, it is your first class, ना? मनमत, आपका माइक ऑन करो। मनमत, आपका माइक ऑन करो बेटा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। अभी जब Good morning, जब ma'am. हमारी क्लास गुड मॉर्निंग जब क्लास स्टार्ट होता है तब आप लोग आपका माइक है ना उसको म्यूट पे मत रखो, ठीक है? Okay. भविष्य गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. विश्वास गुड मॉर्निंग। दर्श मोढ़ा गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। हर्ष कारावद्रा गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग दृष्टि। Good morning, ma'am. दिव्यांग गुड मॉर्निंग। Good morning. मलय गुड मॉर्निंग। बेटा मेरा नाम तो लिया ही नहीं है। अरे क्या नाम है बेटा? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बोलो। प्रियांशी, मिस सोलंकी गुड मॉर्निंग। जूही, नमन Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, अनुराग ma'am. गुड मॉर्निंग। Hello, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। वंशिका गुड मॉर्निंग। केक गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good Good morning. अदिति गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. प्रीति गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good morning. जयदीप गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Okay, I think still there are few people who didn't join. Wait for the 2-3 minutes. Then we will start the session. Now all of you, आप सब लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर दो। All of you mute your mic. किसका माइक चालू है अभी भी? Very good, दृष्टि। Okay, very nice. Still there are few people who didn't join the session. अब मैं जिसका नेम लूंगी वो लोग सिर्फ अपना माइक अनम्यूट करेंगे और मैं पूछूंगी, वो उनको बोलना है। ओके, जयदीप आपका माइक अनम्यूट करो बेटा। आई वांट टू आस्क यू समथिंग। Yes, ma'am. यस, जयदीप आप कैसे निकल गए थे बेटा ग्रुप में से? मैम वो मेरे को चैट डिलीट करना था, इसलिए मैंने Okay, चैट में so डिलीट ऑप्शन दबा दिया और पूरा इनरोलमेंट डिलीट हो गया। अच्छा अच्छा सेम अच्छा, ओके ओके ओके। नहीं है ना, चैट इज ऑल इन द कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम होस्ट। जो क्लासरूम क्रिएट करते हैं ना बेटा, उसके हाथ में सारी सेटिंग है। ओके ठीक है। ओके। एंड या वेयर इज हर्ष? हर्ष कारावद्रा। Yes, ma'am. हाँ बेटा, इस तरह की चैटिंग आपको क्लास के ग्रुप में नहीं करनी होती है, ठीक है?
आपको जिसको भी गेम्स खेलने के लिए इनवाइट करना है व्हाट्सएप में पर्सनल में करो। ओके मैम। ओके, यहाँ सब आपकी बातें सुनते हैं। ओके, I think now there are 26 members join the class. Okay, let's start. Let people join afterward. Now, okay, Naman. Yeah. Excuse me, ma'am. What? Yeah, बोलो। मैम, वो सोशल की हाँ? नई बुक बनानी है, ओल्ड बुक में ही पेज बचे हो तो बना दे। 7th की ओल्ड बुक में। हाँ नो बेटा, मेक अ न्यू नोटबुक। हाँ, ओके मैम। ऐसा हो तो उसको रफ वर्क में यूज कर लेना, ठीक है? मैम हेलो, या हाँ, बोलो बेटा। आज पेपर में आया था कि स्कूल खुलने वाली है, सच में क्या खुलने वाली है? सी, आई हैवंट गॉन टू द पेपर, मैंने तो न्यूज़पेपर नहीं देखा, मैं सुबह से थोड़ी बिजी हूँ। ओके। तो मुझे देखना पड़ेगा उसमें कौन से स्टैंडर्ड के लिए खुलने का था। आई थिंक अभी पहले तो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी खुलेंगे, हमारा चांस तो अभी लेट है। होप सो कि स्कूल खुल जाए। ओके। So every day we should not go in this arrangement. Okay. नमन, कल हमने क्या किया था बेटा? एक क्विक रिव्यू बोलोगे? मैम, आपने जो फर्स्ट लेक्चर में समझाया था क्रिस्टोफर कोलंबस और वेस्को दा गामा कैसे इंडिया में, वो सब सिखाया आपने, वापिस से बताया था। फिर आपने जैसे इन्वेडर्स ने हमारे इंडिया तक सी रूट ढूंढा वो बताया था। फिर कैसे वो प्रोटोगोस वाले बंगाल में गए और वहां से उन्होंने ट्रेड करना चालू किया, और कैसे बंगाल वालों ने शाहजहां को कंप्लेंट की और उन्होंने सारी उनके बोट जला दी ताकि वो लोग इंडिया से ट्रेड ना कर पाए। Yes. Okay, done. Very good. Very sweet and simple explanation. Good. So this much is done to us. We have seen that how the Portuguese reached to the Calicut by finding a new sea route, and then how they started trading, and in the cover of the trading or trading को अपना प्रोटेक्शन कवर बना के how they have started to empower themselves. उन लोगों ने अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर करने की कोशिश की, तो वो लोग थोड़े बहुत साउथ साइड में सक्सीड भी होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलता है। बट व्हेन दे स्टार्टेड टू मेक देयर फोर्ट्स, अब कोई भी जो ट्रेडिंग के लिए, जिसका इरादा सिर्फ ट्रेडिंग करने का होता है, वो फोर्ट्स नहीं बनाते, बिकॉज फोर्ट्स पहले के जमाने में किस लिए बनाया जाता था? ताकि आपके ऊपर कोई अटैक करे तो आप उससे अपना प्रोटेक्शन कर सको। तो जैसे ही कोई फोर्ट्स बनाने लगते थे, बड़े बड़े किले बनाने लगते थे, तो जो राजा होता था वो ये समझ जाता था कि ये किस लिए बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ ट्राई करते हैं पोर्टुगीज इन दी बंगाल। और क्योंकि शाहजहां उस टाइम पे दिल्ली में रूल करता था, और ये जो सारा एरिया था, whatever we call it today's Delhi, UP, Bihar, Bengal and this Punjab and all, that was under the Mughal emperors. Okay, तो क्योंकि बंगाल भी मुगल एम्परर्स के ही अंडर था, तो उसका एक सूबेदार होता था, क्योंकि इतना बड़ा एम्परर होता था, तो प्रोविंस क्या होता था? डिवाइडेड होता था। उस प्रोविंस के सूबेदार होते थे। जैसे आज इंडिया एक यूनियन है, उसमें छोटे छोटे स्टेट्स है, वैसे ही वो पूरा एम्परर होता था, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस होते थे। तो बंगाल का जो हेड था, सूबेदार था, उसने शाहजहां को कंप्लेन कर दिया और उन लोगों ने पोर्टुगीज ने जो भी अपने फोर्ट्स बनाए थे उसको भी तोड़ दिया गया, उसके बहुत सारे शिप्स को जला दिया गया, एंड दैट इज हाउ द पोर्टुगीज डिडंट गेट सक्सेस in getting the politically empowerment in India. Okay, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay, देखते हैं कि और कौन कौन लोग इंडिया में उस टाइम पे आए। मैम, I have a question. What is the meaning of B.C? Jaydeep. B.C means before Christian era. देखो बेटा, हिस्ट्री का टाइम समझने के लिए
क्योंकि हम लोग सबके सब क्रिश्चियन कैलेंडर से चलते हैं, तो जो कुछ भी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले हो गया है दैट इज BC। ओके, और जो कुछ भी उनके डेथ के बाद होता है दैट ऑल ओके। किसी के माइक में से आवाज आ रही है। हाँ हाँ, माइक म्यूट अनम्यूट, सॉरी, सब लोग अपने माइक वो को मेरे म्यूट माइक रखो। से भी आती से ही आती होगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे मैम वो बढ़ते हैं, मेरे ठीक है? माइक से आ रही थी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अभी हम लोग आगे समझेंगे और मैं अभी सबको म्यूट कर दूंगी, इसलिए आपने खुद को म्यूट किया हो कि ना किया हो, आई एम गोइंग टू म्यूट ऑल ऑफ यू। मैम या मैम आपकी स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है। क्या हो चुकी स्क्रीन? मैम फ्रीज हो चुकी है मेरे स्क्रीन में, मेरे मोबाइल में। अच्छा बेटा, वो है ना नेट का प्रॉब्लम होता है, नेट आता जाता रहता है ना, डेटा फ्लो होता है कैसा। माय वॉइस इज क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम, यस मैम, हाँ, यस। ओके 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 ओके, बस चलो अभी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है? आज बहुत सारे पीपल हैं जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया है। व्हाट इज द मैटर? आउट ऑफ 34 पीपल देयर आर ओनली 26। मैम समवन जस्ट लेफ्ट। अब तो 25 हो गए। यस यस, वो नेट का प्रॉब्लम होगा इसलिए ऐसे होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके? Yeah. So, thus the fort of the Hooghly was demolished and the ship were burnt as per the order of the Shah Jahan, and that is how the Portuguese end. Now, after the arrival of the 100 years of the Portuguese, there was the entry of the Dutch, okay, जिसको आज ऑफ हॉलैंड, जिसको आज हम नीदरलैंड, उस जगह को का आज क्या नाम है, उस कंट्री को हम आज किस नेम से जानते हैं? नीदरलैंड, ओके, दैट इज समवेयर अराउंड जर्मनी, came to India for trading। और डच के 100 साल के पोर्टुगीज के 100 साल के बाद इंडिया में कौन आते हैं? कौन सी यूरोपियन कंट्री आती है? डच, ओके। दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग, और वो भी इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आते हैं। इनिशियली दे एस्टैब्लिश द फोर्ट्स एट द पुलिकट एंड द मद्रास, और उन्होंने इनिशियली मींस स्टार्टिंग में उन्होंने अपने फोर्ट्स कहाँ बनाए थे? पुलिकट और मद्रास में। और मद्रास को आज हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? चेन्नई। Pulicat is also in the today's Tamil Nadu, okay? They also established a trading center at Agra in the year 1663, और उन्होंने भी अपना जो ट्रेडिंग सेंटर था वो कहाँ रखा था? आगरा में। कौन से ईयर में? 1663 में, okay? Meanwhile, the British also arrived in India, और 1600 के आसपास ही ब्रिटिश की एंट्री भी इंडिया में हो जाती है। The Dutch could not withstand the competition against the British, लेकिन डच है वो ब्रिटिश को टक्कर नहीं दे पाते हैं। British become the most profit gaining out of the trade in India। ब्रिटिश सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन करने लगा था इंडिया के साथ ट्रेडिंग करके। Now the British interest in India during the reign of the Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company। और जब 1600 CE means in the 16th century, in the starting of the 16th century, जब इंग्लैंड में क्वीन कौन थे बच्चों? एलिजाबेथ। उस टाइम पे एक कंपनी की स्थापना होती है, इसको बोलते हैं, उस कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, okay? Now the first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608।
Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. और ब्रिटिश का जो सबसे पहला जो ब्रिटिश पीपल था, ब्रिटिश पर्सन था जिसने इंडियन सॉइल पे अपना पैर रखा, वो कौन थे? W. हॉकिंस, जो शिप आई थी, ब्रिटिश की फर्स्ट शिप आई थी, उसके कैप्टन थे. ओके, एंड देन ही मेट द जहांगीर, बट ही डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड. वो जहांगीर के पास ट्रेडिंग का परमिशन मांगने जाते हैं, लेकिन जहांगीर उसको ट्रेडिंग का परमिशन नहीं देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जहांगीर ने पोर्टुगीज को और इन लोगों को देख लिया था. ओके, सो ही डिडंट अलाउड और ही डिडंट गिवन परमिशन, give permission to the British. Thereafter, Sir Thomas Raw arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat. उसके बाद सर थॉमस रॉय आते हैं इंडिया, और वो किसी तरह से उनको परमिशन मिल जाती है अपना ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश करने की. कहाँ पे? सूरत में. लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द शाहजहां, and he gave permission to the British to carry out a trade in बंगाल. लेकिन जहांगीर के बाद जो दिल्ली होता है, जो मुगल एम्पायर होता है, वो किसके हाथ में चले जाता है? शाहजहां. और शाहजहां ब्रिटिश को बंगाल में ट्रेड करने का परमिशन दे देते हैं. ओके, ओके, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. इतना समझ में आ गया? Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Okay. Now the French established the French East India Company in the year 1664 CE. ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपना, इसका एक ब्रांच था, वो फ्रेंच में भी था. ओके, दैट इज इन द फ्रांस, टुडेज फ्रांस. ओके, तो वहां भी एक कंपनी स्टैब्लिश होती है जिसका नाम होता है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, और ये कब स्टैब्लिश होता है? 1664 CE में. They established the factories in the Surat, Machilipatnam and the Puducherry. Okay, nowadays we call it as a Pondicherry. Okay, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आ जाती है ट्रेड करने के लिए, और वो अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ स्टैब्लिश करते हैं? सूरत में, मछलीपट्टनम में और पुडुचेरी में. सूरत कहाँ था बच्चों? आज की गुजरात में. मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी बोथ इज इन दी तमिलनाडु. पुडुचेरी यूटी है. Okay, that is a union territory. Now the head of the French company was Joseph Francois Dupleix. Okay, thus the French and the British stood in the competition against each other to become a strongest European country or the company. अब दो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक दूसरे को इक्वली टक्कर देते थे, और वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में आ गए थे, एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते थे ट्रेडिंग में. There were the innumerable disputes and battles, and finally the British emerged as the winner. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एक दूसरे में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत बैटल्स भी होते हैं. उन लोगों के बीच में एक बैटल भी होता है, वॉर भी होता है, और एट लास्ट उस वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है. Now the British trade in the Bengal. Okay, they started trade on the banks of the river Hooghly and established forts in the year 1651 CE. और ब्रिटिश है वो अपना ट्रेड बंगाल में रिवर हुगली के पास स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं in 1651. The forts were garrison, means a protection for the group. और जो फोर्ट होता है उसकी किलेबंदी चालू कर देते, मीन्स उस फोर्ट्स के जो दीवार होते हैं उसको बहुत ऊंचा बना लिया जाता है. किस लिए? फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री, एंड गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर औरंगजेब टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस. अब ब्रिटिश को अगर कोई सबसे बड़ा फायदा मिलता है, और जिस वजह से वो लोग इंडिया
इंडिया में अपना जो उनका पकड़ है वो मजबूत करने में कामयाब होते हैं, वो औरंगजेब की इस पॉलिसी के कारण होते हैं। औरंगजेब उनको फ्री ट्रेड के लिए अलाउ कर देता है, मींस वो बिना टैक्स पे किए इंडिया से अब ट्रेड कर सकते थे। अब इसके वजह से क्या होता है बच्चों, जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स थे उनको तो टैक्स पे करना ही पड़ता था, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बिना टैक्स पे किए ट्रेडिंग करती थी। इस वजह से उनको ज्यादा प्रॉफिट होने लगा और इंडियन ट्रेडर्स को कम प्रॉफिट होता था, दे आर इन द लॉस। और इस वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो मार्केट है उसके ऊपर ब्रिटिश की पकड़ अच्छी हो जाती है। अभी आप इस मैप में देख सकते हो, लेट मी एक्सपांड इट। ये जो ब्लू एरिया है वो ब्रिटिश रूल है। आप देखोगे कि 1797 में ब्रिटिश बहुत थोड़ी जगह पे है। टुडे इज मद्रास, मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, बनारस एंड कोलकाता। जैसे ही थोड़े सालों के बाद आप देखोगे, दैट इज इन 1840, तो आप देखोगे कि मुंबई, गोवा, मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, काठमांडू, दिल्ली, दिस ऑल कम्स अंडर द ब्रिटिश रूल। और जैसे ही आप ये देखोगे दैट इट कम्स टू द 1857, तो आपको येलो पार्ट बहुत ही कम दिखेगा। और येलो पार्ट क्या था बच्चों, जो अभी भी इंडियन लोकल रूलर्स के पास था, जिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। ओके, दिस ऑल द ब्लू पार्ट आर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। ओके, वहां पे राजा तो थे, ऐसा नहीं है कि राजा नहीं थे, राजा तो थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता था, मतलब कि कोई ट्रेड का डिसीजन है, कोई पॉलिटिकल डिसीजन है, कब कौन सी चीजें करनी है नहीं करनी है, किसके पास से टैक्स लेना है, किस चीज की ट्रेड का परमिशन देना है, ये सारा किसके हाथ में था? दैट वाज इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Okay, the expansion of the British rule between 1757 and 1857. Okay, 1757 से बच्चों 1857, ये जो 100 ईयर होता है, that was a very crucial time for the British East India to get it hold on the Indian soil. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मनी कमा सके। As we know, Britishers were not paying the tax to the Nawab of Bengal. And who was the Nawab of Bengal at that time? Murshid Qali Khan. Okay, इस नाम को याद रखना। At the starting of this 1757, who was the Nawab of the Bengal? He was the Murshid Qali Khan. But with that, the other private traders also did not pay the tax. अब इसके वजह से क्या होता है, जो दूसरे लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग विद्रोह कर देते हैं और उन लोगों वो भी टैक्स पे करना बंद कर देते हैं। As a result, the income generated from the tax collection in the Bengal got reduced. और इसके वजह से क्या होता है कि जो टैक्स कलेक्शन के वजह से जो इनकम जनरेट होता है राजा को, गवर्नमेंट को, वो कम हो जाता है। That becomes very much low. This dispute kept on recurring even during the time of Ali Wardi Khan. और सिर्फ मुर्शिद कली खान के टाइम पे ये इशू नहीं खड़ा होता है, जब उसके बाद उसके सक्सेसर अली वर्दी खान आते हैं, तो भी ये जो डिस्प्यूट होता है, व्हाट वी कॉल इन हिंदी इज, ये जो झगड़ा है टैक्स भरने का नहीं, जो फ्री ट्रेड का झगड़ा होता है, that become grow more and more in the time of the Ali Wardi Khan. After Ali Wardi Khan, his son सिराज उद्दौला took the charge. और अली वर्दी खान के बाद जो बंगाल का चार्ज है वो किसके पास चला जाता है? Who becomes the new Nawab? Siraj ud-Dawla, and he took the charge of the Nawab of Bengal. He got involved into the major battle with the British. और वो उसका ब्रिटिश के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल होता है, झगड़ा होता है। ओके,
हेलो एवरीवन। हाय मैम। हाय। हेलो मैम। Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yes, yes. Hello, ma'am. Yes, yes. I can hear all of you. I can hear all of you. Yes. अब जिनको कोई क्वेरी है वो लोग ही अपना माइक चालू रखेंगे और बोलेंगे, बाकी लोग अपना माइक है वो म्यूट कर देंगे। मैडम हाँ, पहले नाम बोलो बेटा मुझे। हाँ मैम, मैं प्रियांशी बोल रहा है। हाँ प्रियांशी, बोलो बेटा। मैम, ये जो ब्लू पार्ट है वो ब्रिटिश में है और जो येलो पार्ट है Yes. वो क्या? वो लोकल रूलर, वो हमारे इंडियन रूलर्स। तो वो फ्री है? हाँ, वो तब तक फ्री होते हैं जब तक आप 1857 तक जो भी येलो पार्ट देख रहे हो, दे वर फ्री आउट ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश। उनके ऊपर ब्रिटिश का सारा जो ऑर्डर होता है वो नहीं चलता है। मैम, आई एम दृष्टि टोकड़िया। यस दृष्टि। मुझे समझ में नहीं आया वो कि ब्रिटिश का किसके साथ झगड़ा हुआ था। ब्रिटिश का झगड़ा हुआ था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो कंपनी चालू कहाँ होती है? ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन उसके अलग अलग कंट्रीज में ब्रांच होते हैं, तो उसका एक ब्रांच फ्रेंच में भी होता है। उस कंपनी का नाम होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसके लिए काम करती है? फ्रांस के लिए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसके लिए काम करती है? ब्रिटेन के लिए। और अभी ये दोनों कंपनी ही हैं। तो इंडिया पे जो रूल करना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, मींस 1857 तक, वो कंपनी रूल करना स्टार्ट करते हैं, कोई दूसरी कंट्री नहीं होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे आज आप देखो, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां, रिलायंस है, टाटा है, देयर वर और अदर कंपनीज। तो वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी है जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है, बिजनेस करने के लिए आती है, लेकिन उसको अपना प्रॉफिट बढ़ाते ही जाना है। दे वर ग्रीडी ऑफ द प्रॉफिट। उसके लिए वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि इंडिया के डिफरेंट जो रीजन है उसमें डिफरेंट किंग्स रूल कर रहे होते हैं। तो वो एक किंग को बोलते हैं कि हम आपको दूसरे के खिलाफ प्रोटेक्शन देंगे, आप हमको ट्रेडिंग का ऑर्डर दो, हमको ट्रेडिंग करने दो, हमको यहाँ बिजनेस करने दो। तो सपोज अगर एक किंग मना भी कर देता है तो दूसरा ऑर्डर दे देता है। एंड दिस इज हाउ दे होल्ड देयर ग्राउंड इन द इंडिया। और इसमें क्या होता है कि चीजों की ट्रेडिंग करने में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों एक दूसरे को इक्वली टक्कर देते थे। इसके वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी स्ट्रगल्स भी होते हैं। वो आपके टेक्स्ट बुक, आपके सिलेबस में नहीं है डिटेल में, ओके। वहां पे इवन वॉर भी होता है। जिस वॉर में ब्रिटिश होते हैं वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं। इस वजह से जो फ्रांस होता है उसका फिर एस्टेब्लिशमेंट होता है, या उसका जो एक्सपेंशन होता है वो सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया तक ही रह जाता है। बट ब्रिटिश कीप ऑन दी ग्रोइंग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो दिन ब दिन एक्सपांड होती जाती है। यस, एनीबडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? मैडम नमन। यस नमन, बोलो बेटा। मैडम ये C.E. मतलब क्या होता है? मतलब कॉमन एरा होता है, जिसको हम एडी बोलते हैं ना उसको सीई भी बोलते हैं। मैम मैं दर्श बोल रहा हूँ। यस दर्श। मैम वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या काम करती है? वो ये काम करते हैं कि वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज में फैक्ट्रीज है उसको बेचते हैं। तो मैम हमको उसको टैक्सेस देना पड़ता है ना? नहीं बेटा, वो देखो, रॉ मटेरियल किसका था? इंडिया का था, ठीक है। तो टैक्स किसको देना चाहिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे। हाँ, लेकिन औरंगजेब एक ऐसा रूलर था मुगल एम्पायर में जो हमेशा
आप ऐसा कह सकते हैं कि उसको रूल करना नहीं आता था, उसने अपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ब्रिटिश को अलाउ कर दिया कि वो बिना टैक्स के भी ट्रेडिंग कर सके, मतलब वो टैक्स नहीं भरे और मार्केट में से रॉ मटेरियल खरीदे और उसको वापस यूरोपियन कंट्रीज में बेच दें। तो सपोज अगर मैं कोई रॉ मटेरियल लेती हूँ, ओके, सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो पोरबंदर है ना बच्चों, उसके अंदर पत्थर होता है ना जिससे घर बनते हैं, उसकी ट्रेडिंग, उसकी बिजनेस होता है, ठीक है। तो सपोज किसी का कोई पत्थर का खान, तो अगर मुझे परमिशन मिल जाए कि मैं उस पत्थर को बिना टैक्स दिए वहां से ले लूं, मैं तो क्या करूंगी, मुझे टैक्स तो नहीं देना पड़ा, लेकिन क्या मैं उसको मार्केट में सस्ते में बेचूंगी? नो, मैं तो प्रॉफिट ग्रीडी हूँ, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मैं तो उसको सेम प्राइस, मैं तो उसको, अभी क्या है देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने क्या सोचा कि अगर हमको इंडिया में लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग करना है तो पहले यहाँ के जो लोकल ट्रेडर है ना उसको हमको लॉस में जाने देना है। तो उन्होंने क्या किया, वो तो टैक्स नहीं भरते थे तो वो अपना माल सस्ता बेचने लगे, लेकिन जो इंडियन लोकल ट्रेडर थे वो तो बेचारे टैक्स भरते थे, वो सस्ता कैसे बेच सकते हैं। इस वजह से सबसे पहले क्या होता है, जो इंडियन लोकल ट्रेडर होते हैं वो सब धीरे धीरे लॉस में जाने लगते हैं, उनका बिजनेस खत्म होने लगता है और पूरे मार्केट पे किसकी पकड़ ज्यादा हो जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अभी आगे हम देखते हैं फिर बाद में क्या होता है। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है या anybody else, any question? No. Okay, No, ma'am. okay, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो हमने देख लिया कि आफ्टर अली वर्दी खान, who comes to the throne of the Bengal is the Siraj-ud-Daulah. Siraj-ud-Daulah becomes the Nawab of Bengal in the year 1756 और 1756 में सिराज-उद-दौला होता है वो नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं। ओके, एंड देयर वर अ फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग द पेमेंट्स ऑफ द टैक्सेस। और जब से औरंगजेब ने ये अलाउ किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिना टैक्स के या फ्री टैक्स के ट्रेडिंग कर सकेगी, तब से जो भी नवाब ऑफ बंगाल बाद में बने उन सब का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। बट दैट कॉन्फ्लिक्ट बिकम grow very much when Siraj-ud-Daulah becomes the Nawab of Bengal. So he ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and condition. और क्यों कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है सिराज-उद-दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में? बिकॉज सिराज-उद-दौला ये ऑर्डर देते हैं कि उनको अपनी फैक्ट्री को चारों तरफ से किले से घेरने की जरूरत नहीं है, उनको उसमें फोर्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू अटैक देम। अगर कोई दूसरा अगर फोर्ट बनाता है तो इसका ये मतलब होता है कि अगर वो एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए सिराज-उद-दौला ने उनको ऑर्डर दिया कि उसको अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जो रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन बाकी ट्रेडर के लिए है वो सेम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी लागू पड़ेगा। दे ऑल्सो हैव टू गो एज पर द टैक्स रूल्स एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। बिकॉज ऑफ दिस, और ये ऑप्ट करने का सीधा ये मतलब था कि सिराज-उद-दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉर के लिए ललकारा था, उन्होंने उसको कॉन्फ्लिक्ट के लिए चैलेंज किया था। And Siraj opted for the war and he succeeded in expelling the British from the Kolkata. और सिराज इसके लिए ऑप्ट तो करते हैं सिराज-उद-दौला, और वो फर्स्ट बैटल में तो उसको हरा भी देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कोलकाता से एक तरह से उनका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसको बहुत बुरी तरह से हार्म कर देते हैं। बट
would happen after this. But इसके बाद क्या होता है? That is very much interesting. The British counter attacked under the leadership of the Robert Clive. अब जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो जो मद्रास का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट होता है वहां का चीफ होता है. ओके, तो उसको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंग्लैंड में हेड होते हैं उसके थ्रू ऑर्डर मिलता है दैट our company or the establishment in the Kolkata has been hurt very badly, so you have to go to the Calcutta and you have to re-establish the fort over there. So the Robert Clive bribed Mir Jafar. अब ये मीर जाफर कौन होता है? सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ. कमांडर इन चीफ को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? ओके ओके, लेट मी स्पीक. मीन्स जो सेनापति होता है उसको कमांडर इन चीफ बोलते हैं. तो सिराजुद्दौला का सेनापति कौन होता है? मीर जाफर होता है. अब रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को ये लालच देता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे सिराजुद्दौला को हराने में, देन आफ्टर सिराजुद्दौला यू विल बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. ओके, एंड दिस इज हाउ मीर जाफर prudently joined the hand with the British East India Company, and with this help Robert Clive defeated and murdered Siraj-ud-Dawla in the Battle of the Plassey in 1757. Plassey is a name of a place. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. और ये पहला वॉर था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के साथ लड़ा, जिसमें उसने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया. एंड यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया पे पकड़ है वो मजबूत होता चला जाता है. Thus this war is considered as a turning point in the history of India. Okay, अभी पलासी क्या है बच्चों? The original name is Palasi. It is a tree of the Palas that is in Khakra. Okay, यहाँ भी हम उसको बोलते हैं ना, the leaves of the Khakra. And the flowers of the Palas tree are saffron in color and are used in making colors for the Holi. Okay everyone. हाँ, अभी सब लोग क्वेश्चन पूछो. जिसको कोई क्वेश्चन है नाउ स्टार्ट आस्किंग. कम ऑन. मैडम मैम मैं प्रियांशी मैम. या प्रियांशी. और ये जो सीई और बीसी है उसका फुल फॉर्म और मतलब क्या है? अच्छा, ओके. बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले. और कॉमन एरा इज एडी, जिसको हम आफ्टर जीसस क्राइस्ट बोलते हैं. जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद जो टाइम है उसको हम एडी भी बोलते हैं और सीई भी बोलते हैं. जैसे अभी 2021 है, सो दिस इज अ सीई. ओके, और उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा. ओके, थैंक यू. ओके, अच्छा अभी मैं आप लोग से पूछती हूँ, जिसको आंसर आता हो वो अनम्यूट करके जवाब देना. मीर जाफर कौन था? Who was मीर जाफर? मैम नवाब. कमांडर इज चीफ ऑफ सिराजुद्दौला. या सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था वो. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से क्यों जीत गई? ओके, हितांशी. क्योंकि उन लोगों ने हितांशी. यस मैम. हाँ बेटा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से क्यों जीत जाती है? मैम मेरा यहाँ पर अभी नेट स्लो है, आपकी आवाज कट कर आ रही है. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, जूही. Is Juhi there? Hello. I think today she is not in the class. There are less people today in the class. Okay. Yeah, Naman, any query? This is Naman.
हेलो एवरीवन, किसी को कोई क्वेरी है? नमन? नो नो मैम। ओके नो मैम। ओके ओके नो मैम। नो मैम। जिसको कोई नो। ओके ओके, नमन ने कल मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैडम क्रिस्टोफर कोलंबस होता है वो नॉर्थ अमेरिका जाता है या साउथ अमेरिका जाता है? तो बच्चों वो आइलैंड ऑफ कैरिबियन जाता है। अभी कैरिबियन आइलैंड कहाँ है? दैट इज बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका। इसके बीच में कुछ आइलैंड्स हैं एंड दैट ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड द कैरिबियन आइलैंड। ओके, और वहां से बाद में वो नॉर्थ अमेरिका जाते हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि अमेरिका भी पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। That was even America was the colony of the British at that time. पहले इंग्लैंड इतना पावरफुल था। ओ Yes. मैम हाँ प्रियांशी बोलो बेटा। या मैम जो नेपाल है, नेपाल वो भी था ना आई थिंक ब्रिटिश के अंडर। नहीं बेटा, नो, नेपाल इज ओनली अ कंट्री इन द वर्ल्ड जो कभी किसी का कॉलोनी नहीं बना। ओके यस मैम अ क्वेश्चन। या बोलो बोलो बोलो। मैम जो ब्रिटिश कंपनी थी अब इंडिया में, मैम उसका नाम क्या था? ये ब्रिटिश ईस्ट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। Yes, the name Okay. of the company is the British East India Company. ओके Yeah. मैम मैं हितांशी। या हितांशी? मैम जब आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आप जब वो समझा रहे थे तब मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो क्या आप मुझे वापस समझा सकते हैं? ओके, मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा था? बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर। ओके, आई आस्क्ड यू कि या सिराज उद्दौला को ब्रिटिश हराने में क्यों कामयाब हो जाती है? बिकॉज सिराज उद्दौला का कमांडर इन चीफ था, मीन्स उसका सेनापति वो था मीर जाफर। अब रॉबर्ट क्लाइव ये अच्छी तरह से जानता था कि वो सिराज उद्दौला को नहीं हरा सकते हैं, बिकॉज उनके पास उस टाइम पे इतने सारे सोल्जर्स नहीं थे। तो उसने क्या किया? उसने मीर जाफर को लालच दिया। ओके, उसने उसको क्या लालच दिया कि अगर आप मेरा साथ दोगे सिराज उद्दौला के अगेंस्ट लड़ने में, अगर किसी की आर्मी ही उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो कोई राजा जीत सकता है? नो। तो वो मीर जाफर को ये लालच दे देते हैं कि तुम मेरा साथ दो और सिराज उद्दौला जैसे ही मर जाएगा हम उसको हरा देंगे, देन यू विल बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। तो मीर जाफर इस लालच में आके रॉबर्ट क्लाइव तो किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो कहाँ का चीफ होता है? मद्रास। मद्रास में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट होता है वहाँ का वो चीफ होता है। वो जो कलकत्ता का फोर्ट होता है, यस, रॉबर्ट क्लाइव, उसको इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिस होता है वहां से ऑर्डर मिलता है कि बंगाल में सिराज उद्दौला ने हमारा जो फोर्ट था उसको बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, हर्ट कर दिया है। वहाँ ऑलमोस्ट जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो खत्म हो गई है। सो गो एंड प्रोटेक्ट इट। तो रॉबर्ट क्लाइव को पता होता है कि मैं भी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा, तो वो मीर जाफर को लालच देता है और मीर जाफर सिराज उद्दौला की प्रोटेक्शन करने की जगह रॉबर्ट क्लाइव का साथ देता है, जिस वजह से रॉबर्ट क्लाइव है वो सिराज उद्दौला को सिर्फ हरा ही नहीं देते हैं, उसका मर्डर भी कर देते हैं और मीर जाफर बिकम्स द न्यू नवाब ऑफ द बंगाल। ओके मैम। अब इसके बाद की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आज तो हम लोग टाइम अप हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मीर जाफर के साथ क्या होता है। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। मैम लीव कर सकते हैं? चलो बाय मैम। आज का बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय मैम। बाय मैम।
आज मैडम होमवर्क क्या है? homework, yeah, today, yeah. Okay. आज का कोई भी होमवर्क नहीं है. ओके, देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडे. बट कल मैंने देखा था काफी बच्चों को असाइनमेंट सबमिट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लाइक प्रियांशी एंड आई थिंक धानवी ऑल्सो. आई डोंट नो, आई हैव रिटन द नेम ऑफ 2-3 गर्ल्स. ओके बेटा, जब मैं आपको असाइनमेंट सेंड करती हूँ तो पहले आप अटैचमेंट पे जाओ. अटैचमेंट पे जाके जो इमेज मैंने सेंड किया है या जो होमवर्क मैंने सेंड किया है उसको डाउनलोड करो क्लिक करके. फिर आप गैलरी में जाओ, वहां उस इमेज में पहले चेंज करो और उसको सेव कर लो. देन कम बैक टू दी असाइनमेंट, वहां पे क्लिक करो और नीचे एक आता है ऐड सबमिशन, वहां पे क्लिक करो एंड यू विल गो बैक टू द गैलरी. और जिसमें आपने चेंज किया है इमेज में, उस इमेज को सिलेक्ट करके वापस आप लोग टीचमेंट में आ जाओगे एंड देन क्लिक ऑन दी सबमिशन बटन. ओके, नीचे सबमिट का बटन आता है, उसको क्लिक करो तो आपका असाइनमेंट आएगा. कितने लोगों ने मुझे असाइनमेंट में बिना कुछ भेजे, बिना कोई इमेज भेजे ही ऐसे ही सेंड कर दिया था, इवन हे. ओके, मैंने बाय मैम. बाय ऑल ऑफ यू, बाय. मैडम बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. हेलो. बाय. बाय मैम. हाँ मैम मैं पूछूं? कुछ हाँ मैम, मैं ना ये पूछ रहा था कि जो आपने कल असाइनमेंट सेंड किया था तो मैम जब मैंने सीधा डाउनलोड करके क्लिक किया तो मैम उधर कुछ भी लिखने का एडिट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था. सेव करने का भी कुछ नहीं था. हाँ. असाइनमेंट की बात करें. यस. सब लोग अपना माइक म्यूट रखो. यस, हाँ कुछ आप पहले बेटा अटैचमेंट पे जाके क्लिक करना होगा, उधर एक इमेज दिखाएगा, उस इमेज पे भी हाँ. क्लिक करना होगा, उस इमेज पे भी ओके. क्लिक करना होगा तो डाउनलोड होगा. ओके. ओके चलो, बाय ऑल ऑफ यू, बाय 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 मैम. बाय. बाय.